सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और स्टॉक एक्सचेंज पर अभी तक जो आम इंतखाबात हैं उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं और कभी ये मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार हमें दिखाई देती है। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद मंदी हमने इस मार्केट में होते देखी, लेकिन आज एक बार फिर मंदी के साथ इसका आगाज़ हुआ। लेकिन जिस तरह मार्केट अपने अख्तामी लम्हात की जानिब गई तो हमने एक रिकवरी देखी और 500 से ज़ायद पॉइंट्स का आज मार्केट में इजाफा हुआ है। तो जिस तरह हुकूमत साजी में इस वक्त सियासतदानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसके असरात पर भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरमायाकारों का एतमाद इस वक्त मार्केट पर बहाल नहीं हो पा रहा, और जो पुराने सरमायाकार हैं क्या वो भी कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे, या फिर इस वक्त इलेक्शन के बाद की सूरत-ए-हाल पर इस वक्त सबकी नज़र है कि कब हुकूमत साजी तश्कील पाती है, कब एक नई हुकूमत आती है और उसके बाद मार्केट बेहतरी की तरफ जाती है। बुनियादी वजूहात क्या हैं इस गिरावट की? आज तो थोड़ी रिकवरी देखी गई, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ता मार्केट के लिए किसी भी तौर अच्छा साबित ना हो सका था। कफील अहमद बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। कफील, बताइएगा, आज भी मार्केट का आगाज़ मंदी के साथ हुआ था, लेकिन आखिर में चलें 500 पॉइंट्स का ये इजाफा सामने आया। ये जिस ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा रही थी, अचानक इसको ब्रेक लग गया है। ये क्या बुनियादी इसकी वजूहात हैं और कितना टाइम लगेगा अभी इसकी रिकवरी में मजीद? देखिए, इंतखाबात के जो नताइज आए तो उसके बाद से ताहाल मार्केट जो है वो संभल नहीं पा रही है और मार्केट में खासी गिरावट जो है वो देखी गई है। ताहम आज जो कारोबार का पहला दिन था उसके बाद हमने देखा कि मॉर्निंग के अंदर मार्केट जो है वो प्लस हुई और तकरीबन 500 से ज़ायद पॉइंट मार्केट में इजाफा देखा गया। उसके बाद मार्केट 60,415 के लेवल पर गई है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है 60,000 से और ये उतार चढ़ाव जो है वो बरकरार रहा था। इख्तिताम पर मार्केट जो है वो 586 पॉइंट इजाफे के बाद 60,459 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है और मजमूई तौर पर जो है वो 9 अरब रुपए मालिक की 26 करोड़ जो हिस्से हैं उनका कारोबार आज रिकॉर्ड किया गया। मार्केट माहिरीन और जो सरमायाकार खासे मोहतात हैं और उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं होती है और वाज़ेह गवर्नमेंट पॉलिसी सामने नहीं आती इकोनॉमी के हवाले से स्पेशली, तो उसके बाद से अब तक जो है उस वक्त मार्केट में जो है रुझान यही बरकरार रहेगा और तब तक यही सूरत हाल रहेगी। और स्पेशली जो सरमायाकार है वो ये भी देखने के जो IMF से पाकिस्तान को जो अपडेट हासिल करनी है उसके हुसूल में कितना टाइम जो है वो दरकार होगा। ये अहम वजूहात है जिसकी वजह से मार्केट जो है गिरावट का शिकार हो, उतार चढ़ाव का, और यही सूरत हाल देखने में आएगी आइंदा चंद रोज तक जब तक हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं हो जाती। अच्छा, अब ये हुकूमत साजी हो भी जाती है तो एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी और जो सरमायाकार हैं वो पहले इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो शायद मार्केट उस तरह से रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि फिर वो एक स्टेबल हुकूमत नहीं होगी। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होने की सूरत में फिर क्या आप आगे का मंजरनामा देख रहे हैं? नहीं, सरमायाकारों का कहना है और माहिरीन का कि कम से कम जो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, अगर वो जिस तरह अब तक के वादे इशारे हैं कि जिन लोगों को गवर्नमेंट जो है वो दी जा रही है उसके बाद कम से कम कोई ना कोई जो पॉलिसी है वो वाज़ेह होगी इकोनॉमी के हवाले से, किस तरह जो है वो सेकुलर डेट को जो है वो हल करना है और IMF से जो है तमाम मुज़ाकरात करने हैं। तो ये यकीनन पॉलिसी जब वाज़ेह हो जाएगी उसके बाद इकोनॉमी में बेहतरी होगी और बेहतरी के बाद स्टॉक मार्केट भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। जी अच्छा कपिल, पिछली जब हमने देखा IMF की जो 70 करोड़ डॉलर की किस्त थी वो जब पाकिस्तान को मिली तो स्टॉक मार्केट में एक बूम आया, एक बूस्ट इसको मिला। अभी जो मार्च में अगले महीने अब एक और रिव्यू होना है और पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर भी मजीद मिलने हैं, उसके बाद मार्केट किस हद तक ऊपर जा सकती है? क्या वो 70,000 का फिगर इंडेक्स जो कि पहले दिसंबर में प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन के आसपास वो अचीव हो जाएगा, क्या अब वो अचीवेबल नजर आ रहा है? देखिए, मार्केट इस हवाले से कहते हैं कि ये थोड़ा सा कहना कब्ल वक्त है, इसलिए कि वो उस वक्त जो मार्केट का बूम था उस वक्त खासी पॉजिटिविटी थी। ताहम अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद मार्केट खासी गिरावट का शिकार हो चुकी है। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह IMF से अगर पाकिस्तान के मुज़ाकरात खासे मजबूत हो जाते हैं और चीजें किसी हद तक रिजॉल्व हो जाती है तो यकीन मार्केट बढ़ेगी। ताहम इतना नहीं, लेकिन मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें इजाफा देखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे और आज जिस तरह सूरत हाल रही मार्केट में मंदी के साथ लेकिन बहरहाल इख्तिताम अच्छा हुआ उस पर हमें रिपोर्ट कर रहे थे शाहिद अली हबीब साहब, CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो मार्केट में हमने पिछले हफ्ते भी 3 रोज़ मुसलसल एक मंदी की कैफियत देखी, आज भी आगाज़ अच्छा नहीं था, बहरहाल इख्तिताम अच्छा हुआ है। क्या कहेंगे, कब तक ये मार्केट स्टेबल हो जाएगी? हुकूमत साजी के साथ साथ ये मामला भी चलता रहेगा? जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जाहिर है इलेक्शन के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी मिले वो ना हुआ और इसके बाद जो है बड़ा कोलिशन जो है वो गवर्नमेंट जो है बनने के तरफ जा रही है। तो उसमें जाहिर है जो है वो लोगों में थोड़ी सी नर्वसनेस हुई कि ये आगे जाके IMF के साथ इंगेजमेंट कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आगे हमारा जो सेकंड रिव्यू हमारा हो और हमारी जो थर्ड ब्रांच है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वो हो, और इसके अलावा जो मेजर इशू है कि वो IMF के साथ जल्द से जल्द हम
जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए डिस्कशन करें। तो जितना डिले होगा गवर्नमेंट के बनने में उतना लोगों में थोड़ा सा नर्वसनेस क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है कि अब तो एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी से जल्दी जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली ये सब ऑन बोर्ड हैं कि IMF के साथ इनको इंगेज होना पड़ेगा और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है जिस तरह ये केयर टेकर गवर्नमेंट काम कर रही थी उसी तरीके से इनको काम करना चाहिए और एक्सपेक्टेशन है कि करेंगे। और जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को नजर आएगा कि उस तरीके से काम कर रहे हैं तो दोबारा से मुझे लगता है मार्केट उसी जोन में आना शुरू हो जाएगी जो इलेक्शन से पहले चल रही। और शायद अब इससे पहले भी जब ये लोग PDM हुकूमत में थे, ये वही तमाम सियासी जमातें और वही इकोनॉमिक टीम है जो कि अब दोबारा चार्ज संभालने को तैयार हैं। तो ये लोग पहले IMF से डील कर चुके हैं। वो एक स्टैंड बाय प्रोग्राम जो उन्होंने 9 महीने का हासिल किया तो उसमें तो बेहतर तरीके से डील करने में कामयाब हो गए थे। तो फिर अब इतने खदशात क्यों है इस कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर? नहीं, खदशात सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट बनने के खदशात है। गवर्नमेंट जैसे ही बन जाएगी इसके बाद तो वो होप और वो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल इसके पीछे तो अब SIFC का भी जो है उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस है ना। पहले तो PDM की गवर्नमेंट में शायद SIFC का इतना रोल नहीं था, अब रोल SIFC का रोल ज्यादा होगा और बड़ा रिस्पॉन्सिबल इदारा है। और SIFC केयर टेकर के पीछे भी SIFC का इदारा था। तो जाहिर है मुझे तो लगता है कि ये रियलाइज कर लेंगे इन्वेस्टर्स सारे और सूनर और लेटर इंशाल्लाह जैसे ही गवर्नमेंट बन जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो देखेंगे कि कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो भाग दौड़ है वो संभालते हैं और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि कौन IMF के साथ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इंगेजमेंट होना शुरू करेंगे। तो इस पर बहुत ज्यादा रिलाई होगी और कोई अच्छा प्रोफेशनल जो है वो अगर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो मार्केट उसको बहुत ज्यादा वेलकम करेगी। और शायद साहब जाहिर है SIFC का आपने जिक्र किया, वो तो अब यकीनी तौर पर एक गेम चेंजर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, लेकिन वो बड़ा लॉन्ग टर्म एक प्लान है। अभी उसमें मुकम्मल अमल दरामद में थोड़ा सा मजीद टाइम चाहिए होगा। ये जो अभी अगली तीसरी इंस्टॉलमेंट है IMF की जो $1.1 अरब की सूरत में पाकिस्तान को मिलनी है, इससे हम कितनी उम्मीदें लगाएं? ये पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल में कितनी अहमियत की हामिल है और स्टॉक मार्केट को लेकर खास तौर पर ये कहाँ तक जा सकती है? इससे कोई बेहतरी की उम्मीद हम लगाएं? थर्ड इंस्टॉलमेंट का तो जो डिस्कशन हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर से तो वो तो बहुत ही पुरुम्मीद है कि हमारे जो भी नंबर्स हैं वो मीट हुए हुए हैं, जो भी हमारे बेंचमार्क्स हैं वो हमने पूरे किए हुए हैं। और जो SIFC का जो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें करी। एनर्जी की रैशनलाइजेशन हो गई, गैस की रेट बढ़ गए और ये बंद कर दो, गैस के रेट्स बढ़ गए और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जो हैं वो भी प्राइवेट। शायद साहब लॉन्ग टर्म वो उस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि अभी सिर्फ ज़ाहिर UAE के साथ मुआहदे हुए हैं और दीगर ममालिक के साथ मुआहदे होने जा रहे हैं। वो जो 70 अरब से 100 अरब डॉलर आना है तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। वो यू आर राइट, बिल्कुल यू आर राइट। उसमें जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज उसमें वो भी गवर्नमेंट के इंतजार कर रहे थे, सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट आएगी उसमें UAE और जो चाइना और इसके अलावा जो सऊदी अरब की तरफ से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो है वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, और उसमें ये लोग आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अली हबीब साहब CEO आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद थे और तवक्को जाहिर कर रहे थे कि जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी मार्केट भी बेहतरी की तरफ जाएगी और पाकिस्तान के माशी अशारिये भी बेहतर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहें। 7 माह में पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर क्यों आखिर कमज़ोर पड़ा है, चावल और सब्जियों समेत फूड ग्रुप की उम्दा कारकर्दगी रही है और इस पर दायरा शुमारियात ने अपने जो फिगर्स हैं, अदाद शुमार हैं, वो भी जारी कर दिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे। मियाँ जाहिद हुसैन साहब मारूफ सनतकार हैं, चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तो पाकिस्तान की जो मजमूई एक्सपोर्ट्स हैं उसमें ये इजाफा हम देख रहे हैं और एक अच्छी बात भी है, खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन ये उतना इजाफा नहीं है कि फौरी तौर पर ओवरनाइट हमें इसके कोई पॉजिटिव असरात होते नजर आएँ। लेकिन इसके साथ साथ टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो क्यों कम हो रही है और ओवरऑल पाकिस्तान को अभी अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत होगी और किस तरह से और किन ममालिक को ऑन बोर्ड लेकर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सनतकार हैं, चेयरमैन है नेशनल बिजनेस ग्रुप के। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को तो हम बढ़ते देख रहे हैं लेकिन ये इजाफा कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कोई ख़ास असर अपना पाकिस्तान की इस मुआशी हालत पर छोड़ सके। तो ये कहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान लैग कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया और मुझे दावत दी।
बात यह है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा होना मुमकिन है नहीं मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि हमारी जो गैस टैरिफ है अगर आप देखें तो हमने नवंबर में 194% उसमें इजाफा किया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही हमारी ज्यादा थी, उसके बाद उसमें मजीद इजाफा हो गया, ओवरऑल महंगाई में भी इजाफा हुआ, और अब उसके बाद दोबारा भी गैस की कीमतें बढ़ाने की तरफ फिर गवर्नमेंट माइल है, क्योंकि उसमें IMF का ये डिमांड है कि इसकी, क्योंकि इसमें बात यह है कि सर्कुलर डेट जो है एनर्जी सेक्टर का टोटल गैस और ऑयल का मिला के कोई 6000 अरब को ये छूने वाला है। तो अब जाहिर है कि ये सारी सूरत हाल है, तो IMF की मजीद डिमांड है कि आप गैस की कीमतें बढ़ाएं, और जिसमें अब डोमेस्टिक सेक्टर पे भी गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, और जो आम जनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें भी गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, तो ओवरऑल महंगाई में इजाफा होगा, और फिर जाहिर है कि आपको तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही ज्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में हम इनकॉम्पिटिटिव हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो जो हमारी टेक्सटाइल की बरामदात हैं, आल दो के उसमें धागे की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो कोई पिछले 7 महीने में 2.66% उसमें ग्रोथ देखने में आई है। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसमें फूड सेक्टर ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस शो की है, जिसमें खास तौर पे चावल जो है उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और वो भी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का चावल जो है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से इंडियन चावल मार्केट में है नहीं, तो उस वजह से हमें वहाँ पे एक विंडफॉल मार्केट मिल रही है, मार्केट शेयर मिल रहा है। तो ये है सूरत हाल। अदरवाइज अगर हम ये देखें कि अगर राइस में भी अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ती तो ओवरऑल तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 16% के करीब हमें इसमें कमी देखने में मिलती एक्सपोर्ट्स में। और जाहिर साहब ये भी इजाफा ये तो वक्ती तौर पर है, क्योंकि जैसे ही इंडियन चावल मार्केट में आएगा, इंडियन गवर्नमेंट अपनी इस पाबंदी को खत्म करेगी, तो फिर ये जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं वापस अपने पुराने वाले फिगर पर आ जाएंगी, या ये मार्केट अब बैरल पाकिस्तान कैप्चर कर चुका है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये पुराने लेवल पे आ सकेंगी। मेरा ख्याल है कि ये कम हो जाएंगी, नहीं चावल की एक्सपोर्ट्स तो हमारी उसी लेवल पे रहेंगी जो अभी एक्सीड कर गई हैं, उसमें थोड़ी बहुत हमें मार्केट का डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन असल चीज जो कंसर्न वाली है वो है अपना टेक्सटाइल की, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था मुझसे। तो अगर आप चावल के बीच में से निकाल दें तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन कोई 2-3 अरब डॉलर कम होने जा रही हैं। ये तो सिर्फ हमें चावल की वजह से वो कंपनसेशन मिल गई है, और हम समझ रहे हैं कि उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मेंटेन हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी एक्सपोर्ट्स में खासी कमी वाक़ई हो चुकी है, और उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो जो गैस की प्राइसेस हैं वो है, और अभी मजीद उसमें हाइक होने जा रही है। तो उसका मतलब यह है कि मजीद इसमें हमारी एक्सपोर्ट्स में हमें कमी देखने को मिल सकती है। फिर इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसका नंबर भी बढ़ रहा है। फिर इसके साथ साथ हमारा जो मार्कअप रेट है वो स्टैग्नेंट है पिछले काफी अरसे से 22% के ऊपर, और उसके ऊपर मजीद जो बैंक का स्प्रेड होता है वो लगाने के बाद 23-24% पे मार्कअप है। तो जाहिर है कि इस सारी सिचुएशन में बिजनेसेस जो हैं वो तो अनवाइबल हो रहे हैं, और वो मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन बाद आपको ये भी पता तो चलेगा। हम गवर्नमेंट की ज़बानी ये सुनते हैं कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो है, फोकस है, लेकिन जो अमली इक़दाम हमें देखने को मिल रहे हैं, अभी गैस की कीमत में अगर ये इसी तरह हर महीने इजाफा होता रहेगा तो एक सनतकार के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो अपनी सनत को चला सके, और फिर ये टेक्सटाइल इसी तरह से इसके फिगर्स कम होते जाएंगे। तो ये आने वाला दौर तो इसका मतलब 2-3 साल को अगर हम आने वाले देखें तो उसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का नंबर कुछ खास बढ़ने नहीं जा रहा, इसका मतलब है। मैं तो 2-3 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अगले 4-6 महीने की बात कर रहा हूँ, बल्कि अभी जिस फेज में हम गुजर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें हमारी एक्सपोर्ट्स मजीद कम होने जा रही हैं, और इसका जाहिर है कि फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मजीद वाइड हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है, असल में बात यह है कि कीमतें बढ़ाना इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल जो है वो जो 6000 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे हैं उनको ठीक करना है, उसमें जो लाइन लॉसेज हैं उनको ठीक करना है, बिजली या गैस की चोरी जो है उसको एड्रेस करना है। असल इश्यूज जो है वो ये है, अगर हम इन इश्यूज को हैंडल कर लेंगे और एड्रेस कर लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्राइसेस हैं या हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव रहेगी। लेकिन रीजन के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी गैस इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हम भी गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी इंडिजिनस गैस जो है वो तो 6-7% हर साल हमारी पैदावार उसमें कम हो रही है, तो बाकी तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इंपोर्ट तो ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट पे आप करते हैं।
और इंटरनेशनल मार्केट पे ही दूसरे मुल्क भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम भी उसी रेट के ऊपर इंपोर्ट करते हैं। फिर हमें करना ये पड़ता है कि हमें जो लाइन लॉसेज है, चोरी है और जो बिल नॉन पेमेंट है, वो जो बर्डन है वो भी आ जाता है। फिर क्रॉस जो उसकी जो है सब्सिडी हमें देनी पड़ती है, क्रॉस सेक्शन सब्सिडी, वो है तकरीबन 250 अरब रुपए जो है। अभी साहब ये जो लाइन लॉसेस पर इनको आप कवर करने की जो बात कर रहे हैं, ये निगरान हुकूमत के पास भी जो इन्हें चंद माह मिले, क्या इनके पास ये टाइम काफ़ी नहीं था? आने वाली गवर्नमेंट पर तो इसका बड़ा प्रेशर होगा कि उन्हें आगे बजट भी बनाना है, IMF से भी डील करना है, फिर ये अगर लाइन लॉसेस को कवर करने की तरफ हो जाते हैं तो ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में अगर करना चाहें तो ये तो 1 महीना 20 दिन 2 महीने का प्रोसेस है, ये कोई लंबा सालों का प्रोसेस नहीं है। अगर करना चाहे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बात यह ना, अगर आप खुद देख लें कि अगर मेरी कंपनी है और मुझे उसमें मैं किसी को माल सप्लाई करता हूँ और मुझे उसकी पेमेंट नहीं आती तो मैं उसको सप्लाई रोक देता हूँ और रिकवरी के लिए कोर्ट चला जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट साल से खरबों रुपए के लॉसेस कर रही है, हर साल 1200 अरब रुपए लॉस कर रही है और उसको रिकवरी नहीं कर रही, उसके लाइन लॉसेस को एड्रेस ही नहीं कर रही। तो अब जाहिर है कि ये फिर प्रॉब्लम जो है ये तो स्टोरिंग अप है ना, इसको कौन हल करेगा? तो इसको अगर हमारी इंटेंशन नहीं है या विल की कमी है या फिर हम ये इनकॉम्पिटेंस है, यानी ये कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट्स के पास, पाकिस्तान में इकोनॉमिक टीम्स के पास कि वो ये मामला हल कर सकें? ये तो मिलीजुली बात है। सारी एक चीज जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसमें विल की भी कमी है, इसमें गवर्नमेंट डरती भी है, इसमें अहलियत की भी कमी है, इसमें सारी चीजें हैं, इसमें नाअहली भी है, सब कुछ है। ये कोई एक चीज नहीं है। और इसको हमने SIFC के प्लेटफॉर्म से भी सुना था कि इसमें SIFC भी इसमें कोई मेजर पार्ट अदा करेगी, तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी कोई स्टर्न एक्शन लेने जाएगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और जब तक आप इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, देखें ना, अगर बिजली और गैस के पैसे मैं ना दूं और वो गवर्नमेंट आपसे वसूल करे तो आप कब तक देते रहेंगे? तो ये सूरत हाल है। इसको जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, हम अपना बैगिंग बॉल लेके दुनिया में घूमते फिरते रहेंगे और हमें इसी तरीके से डांट फटकार पड़ती रहेगी और हम अनवायबल होते रहेंगे। हमारी लगी लगाई इंडस्ट्री, हमारे लोग सब बेरोजगार होते रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में हम तमाशा बनते रहेंगे और हमारी जो मार्केट है वो इसी तरीके से दूसरे ममालिक लेते रहेंगे और हम वहीं के वहीं उसी कोलू के बैल की तरह से हम वहीं चक्कर लगाते रहेंगे। जब इन चीजों को एड्रेस करना हमारे लिए अगले बहुत चंद माह तो हमें कोई तब्दीली होते नजर नहीं आ रही, तो फिर अभी इंडस्ट्रियलिस्ट आगे क्या करेंगे? हर तरह से आपने प्रोटेस्ट करके भी देख लिया, अपना मौक़िफ़ गवर्नमेंट के सामने रख के भी देख लिया, लेकिन ना वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में उसको कंसीडरेशन मिली, ना अभी निगरान हुकूमत ने कोई आप लोगों को संजीदा लिया। अब आगे फिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? हम जाहिर है कि हम बीन बजाने जा रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाई जा सकती है, हम बीन बजा रहे हैं और हमारे बस में आप बताइए क्या है? हम क्या गवर्नमेंट से लड़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम तो अपनी बात कह सकते हैं, आपके थ्रू अपनी बात कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कर रहे हैं। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि सबको पता है कि अगर हमारी कॉस्ट ही ठीक नहीं है तो हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ हम कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं। तो अब ये है कि देखिए, इंडस्ट्री तो बंद हो ही रही है आपकी, लेकिन ये कि साथ साथ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, साथ साथ उसका महंगाई का इम्पैक्ट है, साथ साथ उसमें मुल्क में चीजों की शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कोई एक प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो सारी चीजें जो है इसका इन तमाम मसाइल को हल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान जो कि इस वक्त गैस के मसाइल का शिकार है, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान में गैस के ज़खायर कम से कम होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी ज़बरदस्त खबर निकल कर सामने आई और बलूचिस्तान में गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। और अब ये जो बताया जा रहा फिगर के यौमिया 64 लाख मुकफ़्फ़िट गैस यहाँ से हासिल होगी। इससे मुल्क में जो गैस के ज़खायर हैं उसमें किस हद तक बेहतरी आ सकेगी, कितनी मसला हल करने में मदद मिल सकेगी। और इसके साथ साथ पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा जो कि एक तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार है, वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहरहाल अब वो भी SIFC की संजीदगी के बाद अब मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। न सिर्फ उसकी डेडलाइन में इजाफा कर दिया गया, बल्कि अब पहले मरहले में 81 किलोमीटर की एक लाइन गवादर से बिछाई जा रही है, जिसको बाद में फिर नवाब शाह तक मुंसलिक भी किया जाएगा और इसमें बड़ा कलीदी किरदार SIFC का भी होगा। तो ये दोनों खबरें इस वक्त पाकिस्तान में गैस के मसले को हल करने में किस हद तक एक खुशाइन अमर के तौर पर देखी जा रही हैं और किस हद तक मुआविन साबित हो सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब माहिर मौशियात हैं, मैं
ज्वाइन कर चुके हैं। अली फईद साहब, पहले ज़रा पाक ईरान गैस पाइपलाइन वाले मंसूबे पर हम बात करें। ये एक तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार हो रहा है। इसको काफ़ी साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब SIFC के संजीदा इक़दाम के बाद अब ये अपनी तकमील के मराहिल की तरफ जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में गैस के मसाइल को किस हद तक हल करने में मददगार साबित हो सकता है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हमें गैस की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन, महंगाई जो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि गवर्नमेंट को गैस प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़ी है। पावर के लिए हमें अपनी बिजली के लिए भी गैस की ज़रूरत है और उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमारी बिजली का बिल भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें सस्ती गैस मिले और हमारे नेबरिंग कंट्री से अगर हमें मिल सकती है, सो दैट्स क्रिटिकल फॉर आवर इकोनॉमी। मगर जिस तरह आपने बोला कि ये बातें हमें पहले भी पता थी, मगर फिर भी ये मंसूबा जो बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था वो नहीं हो सका, और उसकी वजह यही रही है कि इस पे अपोजिशन रही है US गवर्नमेंट की, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लग गई थी। तो इसलिए SIFC की इन्वॉल्वमेंट इसमें होना और इतना मुश्किल स्टेप लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए, क्योंकि SIFC शायद वो इदारा है जो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान की जो नीड है उसको इंटरनेशनली वो रेज कर सकता है अमेरिका के साथ कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इसकी, और इसके बगैर हमारी इकोनॉमी जो है उसमें इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। तो इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। लेकिन अली फईद साहब, ये अब क्या तमाम जो पाबंदियों के खदशात थे या रिजर्वेशन जो थे वाशिंगटन के, क्या वो ख़त्म हो गए? और अगर मज़ीद रिजर्वेशन आते हैं या कोई मज़ीद पाबंदियाँ लगती हैं आने वाले दिनों में, तो फिर इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रह जाएगा? फिर पाकिस्तान इस मंसूबे को तकमील की तरफ लेकर जा सकता है या फिर रोकना पड़ेगा इसको फ़िलहाल एक बार फिर? जी, आपने सही कहा कि हमें इसका हम जब भी बिलीव करेंगे जब ये स्टार्ट होगा, क्योंकि कई दफ़ा अनाउंसमेंट्स आई है कि कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है, मगर एंड में हम यही देखते हैं कि अमेरिकन प्रेशर या किसी तरीके का कोई प्रेशर आता है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं रहता कंप्लीट। जी, तो ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बड़ा ज़रूरी है मगर पाकिस्तान के आवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई एक वो चीज़ है जो हर पाकिस्तानी को अफेक्ट कर रही है। तो वी डोंट हैव एन ऑप्शन, सो कि somebody has to go and put up this case with international powers के पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है कि हम सस्ती गैस ले। तो जिस तरह हमने देखा कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, सऊदी अरेबिया रशिया से ऑयल ले रहा है, तो कई ममालिक ने सैंक्शंस के होते हुए भी अपने केसेस को इंटरनेशनल पावर्स के साथ बड़ा सक्सेसफुली नेगोशिएट किया है। तो पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि इंटरनेशनल फोरम पे जाकर हम अपने इकोनॉमिक ज़रूरत को प्रेजेंट करें और सस्ती गैस ले सके जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की। अब पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो ये केस कर सकता है, वो SIFC है। सही। और अली फईद साहब, ये अगर ये मुस्तकबिल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, ज़ाहिर है अभी तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पाकिस्तान में जो गैस का बुनियादी मसला है वो है महंगी गैस का। ये गैस की फरामी किस हद तक आसान हो सकेगी और फिर वो किस कीमत पर हो सकेगी? अभी जी की जो प्राइसेस हैं हम हर महीने उसमें कभी 100%, कभी 150% इजाफा होते देखते हैं। ये इस कीमत में कितनी कमी आ सकती है इसके बाद? जी, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त जो महंगाई बढ़े जा रही है वो इसलिए बढ़े जा रही है कि हम जो गैस लेते हैं, जिससे हम बिजली बनाते हैं और जो गैस यूज़ होती है वो हम महंगी खरीदते हैं, और क्योंकि हम महंगी खरीदते हैं इसलिए माजी में हुकूमत इसको सब्सिडाइज करके लोगों को, आम आदमी को और इंडस्ट्रीज को देती थी। अब हमारे पास सब्सिडी देने की जो गुंजाइश है वो कम हो गई है, क्योंकि हमारे अपने रिजर्व्स और अपने रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं। और इसलिए IMF की भी डिमांड ये है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट से बचना है तो आप ये जो सब्सिडी माजी में देते थे उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास सोल्यूशन सिर्फ यही है कि हम सस्ती गैस ले सके। ईरान से, हमारा नेबरिंग कंट्री, हमें मिल सकती है। तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन विच वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई से डील करने का ही एक सोल्यूशन। और अली भाई साहब, नए जो इस वक्त ज़खायर हैं उनको डिस्कवर करना कितना ज़रूरी है, इस पर तवज्जो कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अभी जो रिसेंट खबर आई वो बड़ी हौसला अफजा है कि ये यौमिया 64 लाख मुकफ़्फ़िट गैस बलूचिस्तान के ज़िला कोलू से जो ज़खायर दरियाफ्त है उनसे हासिल हो रही है। तो अगर इस तरह के गैस के ज़खायर दरियाफ्त होते रहें तो उससे इस वक्त जो पाकिस्तान का मसला है वो हल होने की तरफ जा सकता है, या फिर ये मकदार ये बहुत कम है, ये आटे में नमक के बराबर आप इसको समझते हैं? जी, आप इस चीज़ को दूसरे अगर ब्रॉडर पहलू में देखें तो हम हमेशा ये सुनते आए और पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान के प्रोविंस के अंदर मिनरल्स भी हैं, गैस भी है और ऑयल भी है, ऑफशोर भी है। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले
हमें कहा जा रहा था कि ऑफशोर बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी ऑयल की। तो अगर तो जियोलॉजिकल सर्वेज ये शो करते हैं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्सेज का और मिनरल रिसोर्सेज का, तो फिर ये प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए हमारे लिए कि हम उस पर ड्रिलिंग करें, एक्सप्लोरेशन करें, इन्वेस्टमेंट करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुलाएं कि आए यहाँ पर और ड्रिल करें और ढूंढें, क्योंकि इसके ये दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो इसलिए जो माइनिंग पे पाकिस्तान का फोकस अब बना है, दैट्स अ ग्रेट एरिया ऑफ फोकस, बिकॉज अगर आपको इंटरनली और इंडिजिनसली रिसोर्सेज मिल सकते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट करना पड़ेगा और बड़ी बड़ी कंपनीज को इनविटेशन देनी पड़ेगी कि और फैसिलिटेट करना पड़ेगा उनको सिक्योरिटी देकर कि वो यहाँ पर आएँ और इन्वेस्टमेंट करें for discovering oil and gas and other mineral resources। और इस हमने पास्ट में इस तरह के एक्सपीरियंसेस देखे कि बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई और ये बताया गया कि ये किसी जगह से ऑयल के लिए ड्रिलिंग की जा रही है, कहीं से गैस के लिए ड्रिलिंग की जा रही है, लेकिन फिर वो कामयाब नहीं हो सकी, यानी वो उतनी मिकदार उस चीज़ की हमें हासिल नहीं हो सकी। तो ये इन्वेस्टमेंट करते हुए पहले सोच समझ लेना चाहिए या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाकर पहले इसका जायज़ा लेना चाहिए? जी देखिए, एक्सप्लोरेशन में हमेशा रिस्क होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको सक्सेसफुल मिलेगी, डिस्कवरी होगी कि नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनका काम ही सिर्फ यही है, ग्लोबली वो ये चीज़ करती हैं। पाकिस्तान में माइनिंग के अंदर बैरिक गोल्ड ऑपरेट करती है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। सो आई एम श्योर के अदर कंट्रीज डू इट एज वेल। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें इंटरनेशनल ऑयल सर्विसेज कंपनीज को इनविटेशन देनी चाहिए और जियोलॉजिकल सर्वेज जो हमारे अगर अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट कराना की ज़रूरत है। मगर इन सब चीज़ों से सबसे पहले जो है वो इस चीज़ों को करने के लिए आपको एक पॉलिसी फोकस चाहिए जिसके और एक कोऑर्डिनेशन चाहिए कि कोई एंटिटी ऐसी हो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर सके, इंटरनेशनल कंपनीज को रीच आउट कर सके, और ना सिर्फ रीच आउट कर सके, साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और ठीक है, अली फरीद ख्वाजा हमारे साथ रहिएगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब इसको 2 मरहलों में ना सिर्फ मुकम्मल किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर भी मुस्तकिल दरियाफ्त हो रहे हैं। हमने जनवरी में ये देखा था कि माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से बताया गया था कि 11 जनवरी 2024 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान से भी गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। और अब जो इस वक्त रीसेंट खबर आई है उसके मुताबिक एक इलाका है कोहलू का जहाँ से ये माड़ी पेट्रोलियम का ये बताना है कि ये गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, ये 64 लाख मुकअब फीट तक गैस इससे हासिल होगी। तो अली फरीद ख्वाजा साहब, ये मुख्तलिफ कुओं की खुदाई भी हो रही है और हर महीने हम इस तरह की खबरें देख रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी डिस्कवरीज़ हैं, इससे जो एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो तो नहीं हल हो सकता। वो उसके लिए फिर जाहिर है कि हमें इंटरनेशनली जो ममालिक हैं जिनसे हम राब्ते में हैं गैस के हवाले से, उन्हीं से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उन्हीं से फिर हमें गैस लेनी पड़ेगी। असल मसले का हल क्या है? नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि ये सक्सेस है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड शो कर रहा है। अगर तो हम आपकी डिस्कवरीज होती है तो इसी से ही इंटरनेशनल कंपनीज इनकरेज होकर आएंगी, क्योंकि आप उनको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे डिस्कवरीज हो रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिजर्वॉयर्स अवेलेबल हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जैसा हमने पहले बोला कि 3 चीज़ों की ज़रूरत है आपको, स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की और पैसे की। जो इन्वेस्टर आता है उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको लीगल स्टेबिलिटी चाहिए, और तीसरा वो पैसा खुद इन्वेस्ट करेगा ताकि उसको रिटर्न मिल सके। तो आपके मुल्क में जब कोई किसी और से इन्वेस्टमेंट कराने से पहले ज़रूरी है कि आपके अपने इन्वेस्टर्स और आपकी अपनी कंपनीज इन्वेस्ट करें। तो मारी की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो और केपेक्स में और एक्सप्लोरेशन में, दैट्स वेरी कमेंडेबल एंड दैट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप। और हमें इन सारी छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। सही जी। और इसमें अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो आपको क्या लगता है ये कैपेसिटी कितनी है पाकिस्तान में? अभी हम देख रहे हैं कोई 6 लाख क्यूबिक फीट की गैस निकल रही है, कहीं से 64 लाख मुकअब फीट की गैस निकल रही है। तो ये इस तरह की मजीद कितनी डिस्कवरीज इस वक्त चाहिए होंगी पाकिस्तान को? आई एम नॉट अ जियोलॉजिकल एक्सपर्ट, सो इसका मैं माज़रत ख़्वाह हूं कि आपसे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। मगर वही कि हम सारे ही पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में अनडिस्कवर्ड बट पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे कहते हैं कि वो 2PP के वो डिस्कवर्ड दे शुड बी लाइकली टू बी देयर मगर दे आर अनडिस्कवर्ड। तो उसके लिए सारे जियोलॉजिकल सर्वेज यही शो करते हैं
तो उसके लिए एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जी। और मारी की इन्वेस्टमेंट इसमें काफी इट्स अ पॉजिटिव स्टेप एंड मारी के पास पैसा है और रिसोर्सेज है कि वो इन्वेस्ट और भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब थे और जो इस वक्त गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं उस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर इसी तरह ज़खायर दरियाफ्त होते रहें तो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल पर भी एक बहरहाल बड़ा अच्छा इसका असर पड़ सकता है और उसमें भी कमी वाक़ई हो सकती है। अब एक और बड़ी अच्छी खबर है, सीमेंट की बरामदात में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये एक्सपोर्ट मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये जो तामीराती का सामान है उसकी लागत में बेतहाशा उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजूहत हैं? इससे ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी मुतासिर हो रही है और एक आम सारिफ तक फिर जब ये पूरा का पूरा मलबा डलता है तो उस पर भी बहरहाल बहुत असर पड़ता है और उसके लिए फिर किसी एक आम प्रॉपर्टी को भी खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हसन बख्शी साहब साबिक चेयरमैन आबाद के हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन बख्शी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सीमेंट की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं लेकिन जो मकामी खपत है उसमें हम 2% की कमी भी देख रहे हैं। फिर ये सामान की लागत में भी बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। तो ये वजूहात क्या हैं इसकी? क्या इसमें कमी वाकई हो सकती है आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। देखिए, समझने की बात क्या है, जिन मुल्कों का पर कैपिटा इनकम $25,000 है या उससे जायद है, वहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है सीमेंट आधी कीमत पे। यानी पाकिस्तान में अगर 1150 रुपए का बैग है तो वहाँ पर जा रहा है तकरीबन आप समझे 575 रुपए में। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1350 है और यहाँ मिल रहा है 1150 रुपए में पर बैग सीमेंट का। लिहाजा पाकिस्तान में ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यूसेज कम होता जा रहा है, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे और अमीर मुल्कों में हम आधी कीमत पे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ा रीजन जो है ये एक कार्टेलाइजेशन है, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में इतनी कीमत हो गई है कि आज ना सिर्फ बिल्डिंग बनाने वाला बल्कि खरीदने वाले के भी बस से बाहर हो गया है कि कोई नया प्रोजेक्ट में अपनी बुकिंग डाले या मेरे जैसा आदमी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करे, जिसके दूरस्थ नेगेटिव असरात आएंगे और आना शुरू भी हो गए हैं कि बेरोजगारी भी बढ़े। क्योंकि देखिए, सीमेंट का काम करता कौन है? सीमेंट का काम करता है मेसन करता है, सीमेंट का काम करता है मजदूर करता है, सीमेंट का काम कंक्रीट मिक्स वाले करते हैं। अब लोकल प्रोजेक्ट रुकना शुरू हो गए क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं रही है। तो ये बारहा कहा गया है आबाद के चैनल से, प्लेटफॉर्म से, कि देखें ये इतना डिफरेंस जो एक्सपोर्ट के प्राइस में है और लोकल प्राइस में है ये वेरिएबल नहीं है। और पर मुझे अफसोस इसलिए लगता है कि जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वक्त की, वो शायद इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सही। वो एक्सपोर्ट फिगर देखती है कि इतने डॉलर आ रहे हैं, ठीक है, पर इतने डॉलर तो यकीनन आ रहे हैं। तो हसन बख्शी साहब, ये जो कार्टलाइजेशन का किरदार है कि ये हुकूमत की नज़रों से ओझल है। हमने इस निगरान हुकूमत के दौर में कई ऐसे इक़दाम होते देखे जिससे पाकिस्तान की मईशत को लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी फ़ायदा हुआ। तो ये कार्टलाइजेशन वाला मामला क्या निगरान हुकूमत के सामने नहीं आया या इस पर उन्होंने कोई इक़दाम नहीं उठाए? देखिए, इसमें कुछ तो हमारी हुकूमतों की गलती है और कुछ हमारे कोर्टों की भी गलती क्या है कि जब इनके खिलाफ एक्शन लेती है वो मोनोपोली कमीशन, तो वो जाके कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। अच्छा। और वो स्टे 5 से 10 साल चलते हैं। ऐसे मामलात में जिसमें पब्लिक इफेक्ट हो रही है तो वहां तो कोर्ट ने 3 या 6 महीने में मैटर डिसाइड कर देना चाहिए। अगर 5-5, 10-10 साल स्टे रहेंगे तो देखिए ना, फिर तो चीजें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। यानी अगर मोनोपोली कमीशन, कंपटीशन कमीशन उनको छापा मारता है और वो कहता है कि भाई आप कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं और सबूत के साथ, एविडेंस के साथ पकड़ता है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन क्योंकि बहुत तगड़ी है, फाइनेंशियली बहुत साउंड है और कनेक्टेड है, वो पाकिस्तान का टॉप मोस्ट लॉयर हायर करती है और कोर्ट से जाके स्टे ले लेती है। अच्छा। और वो स्टे 5 साल चलता रहता है, 10 साल चलता रहता है, 15, उससे फैसले ही नहीं होते और आदमी, आम पब्लिक सफर करती रहती है और कोई पूछने वाला नहीं है। सही। तो देखिए, गवर्नमेंट की गलती ये है कि गवर्नमेंट ने उसमें एक अच्छे वकीला हजरात को और अर्जेंसी हर 15 दिन में एक अर्जेंट एप्लीकेशन देनी चाहिए कि चलाओ भाई, फैसला करो, जो भी फैसला करे कोर्ट। सही। और हसन साहब, ये जो लोकल प्राइस और एक्सपोर्ट प्राइस का जो डिफरेंस है, फिर इसका इंडस्ट्री पर इस वक्त क्या असर पड़ रहा है और उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? फिर इसको ये दूर कैसे होगा? देखिए, इंडस्ट्री पे जो लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो सुकड़ती जा रही है। लोग अब रेगुलराइज बिल्डिंगों में रहने के बजाय, माफ करना, कच्ची आबादियों में मिडिल क्लास लोग जाने पे मजबूर हो गए।
या उन बिल्डिंगों पे जहाँ जिसके अप्रूवल ही नहीं है, जिसमें ना कोई स्टेबिलिटी है ना कोई कुछ है, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया। आप इंटरनेशनल अच्छा, ये सिर्फ सीमेंट का मैटर नहीं है, स्टील में भी यही हो रहा है, स्टील में भी यही हो रहा है। ये कार्टेल चंद पाकिस्तान में बड़ी फैमिलियों ने ये सारा सिस्टम आउट कर दिया है, और जिसकी वजह से आज एक आम आदमी, आप भी एक, मैं समझता हूँ मिडिल क्लास पढ़े लिखे प्रोफेशनल आदमी, आप जैसे आदमी को जिसका घर राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको आज एक घर लेना एक ख्वाब ही रह गया। और हसन साहब, क्या इसमें क्वालिटी का भी इशू है कि जो सस्ते दामों एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो हाई क्वालिटी है, और जो महंगे दामों यहाँ लोग खरीदने पर मजबूर हैं उसकी क्वालिटी भी एज कम्पेयर टू वो एक्सपोर्ट होने वाले की निस्बत वो कम लो क्वालिटी है? देखिए, मेरे हिसाब से तो क्वालिटी में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट जो मेन डिफरेंस है वो कार्टेलाइजेशन। एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो आपको इंटरनेशनल कम्पिटिटिव प्राइस पे हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप महंगा बेचेंगे तो वो दूसरे इंडिया से ले लेगा, इंडिया से नहीं तो चाइना से ले लेगा, या ईरान से ले लेगा, या कहीं से भी, कुवैत से ले लेगा, क्योंकि कम्पिटिटिव प्राइस है। हमारे यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, 15-20 मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए कंपटीशन तो जब होगा ना जब सोर्सिंग होगी, और पाकिस्तान गवर्नमेंट इंपोर्ट करने देती नहीं, वरना इस प्राइस पे हम भी इंपोर्ट कर लें, आधे दाम में मिलेगा हमें पाकिस्तान में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, आबाद के साबिक चेयरमैन थे हसन बख्शी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।